हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम को लेकर ये हमारा हिंदी का 17वां प्रैक्टिस सेट है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि कल जो है सामान्य ज्ञान का महामैराथन क्लास आई थी। आप लोग उसको अवश्य देखें, क्योंकि उसमें लगभग 4.5 घंटे में लगभग मान के चलिए कि 500 प्रश्नों को कराया गया है। और 500 प्रश्नों को अगर आप विश्लेषण सहित देखते हैं तो मान के चलिए लगभग 2000 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। तो महामैराथन आप लोग जरूर देखें, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ बताते चलें, आप लोग यूपी स्पेशल की जो क्लासेस चल रही हैं उसको देखना ना भूलें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश स्पेशल घटना चक्र का जो समसामयिक आया हुआ है उसको कराया जा रहा है। इसके बाद हम लोग घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वन लाइनर में उसको कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आता है पहला प्रश्न, यहाँ पे शुरू होता है गद्यांश से। इस गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में 2 गद्यांश है। पहले गद्यांश से केवल एक प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है नारी के सम्मान की बात कही गई है। तो यह गद्यांश का जो शीर्षक है यह हो जाता है सम्मान। तो इसका जो उत्तर हो जाता है इस सम्मान हो जाता है। इसके बाद एक अन्य और गद्यांश है जो प्रश्न संख्या 2 से लेकर 5 तक इससे पूछे गए हैं। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। जैसे देख लीजिए, प्राचीन काल में नारी का स्थान और समाज में अग्रण्य था। इसमें बताया जा रहा है कि नारी की यहाँ पे पूजा होती थी। तो यहाँ पे जो है नारी के बारे में बताया गया है कि प्राचीन काल में कैसा था और वर्तमान में क्या है। इससे संबंधित प्रश्न है, आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो पहली ही लाइन में हमने देखा कि प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रण्य था। अगला प्रश्न है, नारी तू नारायणी है। नारायणी का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो शक्तिशाली होती है, शक्तिमान होती है। नारी तू नारायणी है कि सही व्याख्या क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नारी जो है वो नारायणी की तरह पूजनीय है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि जो गद्यांश है इसका शीर्षक क्या होगा। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसका शीर्षक होगा नारी तू नारायणी है। यहाँ पे नारी के शक्ति की बात कही गई है। अगला प्रश्न, देश का उद्धार कैसे होगा। किसी भी देश का उद्धार कैसे होता है। किसी भी देश के उद्धार के लिए वहाँ की जो नारी शक्ति होती है उसको सम्मान देना बहुत आवश्यक होता है। जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहाँ ही देश का विकास होता है। तो विकल्प से नारी को सम्मान के साथ साथ उसको समान स्थान देने की बात कही गई है। नारी को समाज में सम्मान की प्राप्ति हो, इसके साथ उसे समान अधिकार समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। कोई ऐसा पत्र जो सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है एक साथ, तो ऐसे पत्र को क्या कहते हैं। तो ऐसे पत्र को कहते हैं परिपत्र। परिपत्र मतलब कि सभी जगह भेजा जाने वाला, सभी कार्यालयों में भेजा जाने वाला पत्र। अगला प्रश्न, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए। आदेशों की सूचना है। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए, आदेशों की सूचना है। जैसे जो कार्यालय आदेश होते हैं ये मंत्रालय द्वारा भी निकाले जाते हैं। जो उसका जो संबंध विभाग पर विभाग होता है वहाँ से भी निकाले जाते हैं। उसका जो अनुभव या अनुभाग होता है वहाँ से भी निकाले जाते हैं। अर्थात विकल्प डी सभी विकल्प सही है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना जो सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है वह सरकार के गजट में प्रकाशित होती है। यानी जो सरकार का सरकारी गजट होता है वहाँ से अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संक्षेपण का भेद है। संक्षेपण होता है कि जैसे संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त में कोई भी चीज़ का सारांश लिखना। यहाँ पे पूछा कि संक्षेपण का भेद यानी इसमें से कौन कौन सा संक्षेपण का प्रकार है। तो स्वतंत्र विषय का संक्षेपण यह होता है। प्रवाही प्रवाह या प्रवाहमान संक्षेपण यह भी होता है। तालिका संक्षेपण यह भी होता है। अर्थात विकल्प डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
यहाँ तक के जो भी प्रश्न थे वो सभी आप लोग देखिए कि सामान्य जो है ग्रामर से नहीं थे, लेकिन ऐसे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, खास तौर पे जहाँ पे इतने अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हों। यहाँ पे हिंदी के आप लोगों से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मान के चलिए कि 8-10 प्रश्न ऐसे तो आएंगे ही जो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप लोग ऐसे प्रश्नों का ज़रूर कीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो आप लोग अगर इसको पढ़े होंगे, देखते होंगे, तो कुल जो वर्ण होते हैं ये 52 होते हैं। अगर स्वरों की बात की जाए तो स्वर 11 होते हैं। व्यंजन की बात की जाए व्यंजन 33 होते हैं। अन्य में अयोगवाह 2 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो कुल मिलाकर जो होता है वो 52 वर्ण होते हैं। हिंदी के वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में कौन सा व्यंजन काकल्य कहलाता है? काकल्य का मतलब होता है कि जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो यहाँ पर जो होगा ये होगा ह को जो होता है काकल्य व्यंजन कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? देखिए ये प्रश्न जितने भी हैं, आप अभी इसके पहले के जो प्रारंभ में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्नों का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि सभी तरीके के प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि किस लेवल का प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? आप लोग इसके उत्तर बताइए। देखिए वर्ड तो नहीं होगा, रूप भी नहीं हो सकता है, शब्द भी नहीं हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन भी काटना सीख लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं कि समरूप या फिर ग्रेफीम जो होता है, जिसे अंग्रेजी में ग्रेफीम कहते हैं, यह मात्रा स्वर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? यहाँ पे आपको बताना है दही का लिंग क्या है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो ये दही शब्द परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिए, हमेशा दही खाया जाता है, दही खाई नहीं जाती है। तो इसका विकल्प बी, यानी दही शब्द जो है यह पुल्लिंग होता है। दही का तत्सम क्या होता है? तो ये होता है दधी। दही का जो तत्सम होता है वो दधी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। ये काफ़ी कठिन है, काफ़ी हार्ड प्रश्न है, आप लोग इसके उत्तर ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए। रत्न शब्द क्या है, पुल्लिंग है या फिर नहीं? तो रत्न, मोती और बचपन, ये तीनों जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन नकल जो है, ये नकल की घटना घटती है या फिर कहीं पे नकल होती है, तो यहाँ पे ये नकल शब्द जो है ये स्त्रीलिंग हो जाता है। यहाँ पे पूछा पुल्लिंग नहीं है अर्थात स्त्रीलिंग है, तो नकल शब्द स्त्रीलिंग है। बाकी रत्न, मोती और बचपन ये सभी पुल्लिंग आ जाते हैं। अगला प्रश्न, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे शब्दों को आप लोग ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस द्वारा ही ऐसे प्रश्नों को आसानी से किया जाता है। देखिए अगर आप चाहें कि हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर तत्सम, तद्भव केवल रट के याद करें तो ऐसा नहीं होता है। जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं, जो मिक्सचर होता है प्रश्नों का उसको करते हैं, तो चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं, आपको याद होती हैं। केवल एक ही चीज़ अगर आप लगातार याद करेंगे वो चीज़ आपको भूल जाती है। तो दाता का जो यहाँ पे पूछा स्त्रीलिंग होता है, ये होता है दात्री, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। तपस्वी एक पुल्लिंग शब्द है, इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि तपस्वी या फिर तपस्या या तापसी नहीं होता है, बल्कि तपस्विनी जो होता है वो तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न, उच्चारण का छंद विच्छेद क्या होता है? आप लोग उत्तर बताइए इसके क्या होंगे। उच्चारण में आप देखते हैं कि ये होता है उत प्लस चारण। उत में जो त होता है ये हलंत होता है। जब कभी भी हलंत के बाद च या फिर छ वर्ड आता है तो ये जो त हलंत होता है ये आधा च में बदल जाता है। तो इसमें जो उत्तर होगा उत प्लस चारण, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत प्लस चारण से मिलकर बनता है उच्चारण। यहाँ पे व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, निम्न में संधि है, ये शब्द है इतन मुरारी। इतन मुरारी में कौन सी संधि है आपको यहाँ पे बताना होगा। सबसे पहले आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है इतत, दूसरे त पे हलंत रहेगा,
प्लस मुरारी, एतत् मुरारी से मिलकर बना है जो है एतन मुरारी। जब भी त हलंत के बाद म आता है तो ये त हलंत जो होता है वो आधा नाम में बदल जाता है। तो एतत् मुरारी से मिलकर बनता है एतन मुरारी। इसमें पूछा संधि कौन सी होगी, आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे व्यंजन संधि होती है। आइए देखते हैं इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो इसका विकल्प ए व्यंजन संधि सही होगा। अगला प्रश्न है, निह पाप में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले बताइए कि निह पाप जो है ये किस शब्द की संधि है। इसको जब आप संधि करते हैं तो कौन सा शब्द बनता है, तो ये बन जाता है निष्पाप। निष्पाप का संधि विच्छेद होता है निह पाप। यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है। संधि तीन प्रकार की होती है, एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप विसर्ग संधि दिया हुआ है, यह संधि का प्रकार है, लेकिन इसमें पूछा है स्वर संधि का भेद, यानी दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इसके साथ साथ बात करें वृद्धि संधि, तो ये सभी जो होते हैं स्वर संधि के भेद होते हैं। तो विकल्प डी विसर्ग संधि स्वर संधि का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सूची को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि विदेश गमन में कौन सा समास है। पहला शब्द है और उसका समास दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मिलाना है। विदेश गमन अर्थात विदेश को गमन, इसमें आप देखेंगे तो कर्म कारागार है, यानी कर्म को अर्थात ये तत्पुरुष हो जाएगा। तो ए का 2 सही होगा। थोड़ा ये इसको ऊपर करके ऑप्शन के साथ देखते हैं। तो विदेश को गमन अर्थात विदेश गमन में तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष। गिरधर की अगर बात की जाए, गिरधर अर्थात जो गिर को यानी पर्वत को धारण करता है तो वो होते हैं श्री कृष्ण, अर्थात ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देश विदेश यानी दोनों विपरीतार्थक है, देश और विदेश, इसका जो होगा समास विग्रह होगा, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ हो जाता है द्वंद्व समास। यथाशीघ्र यानी जितनी जल्दी संभव हो, या यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे देखिए आप ए का 2 बी का 1, अब इसमें कौन सा है, ए का 2 बी का 1, अर्थात विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे देखते हैं, धीरे धीरे में कौन सा समास है। धीरे धीरे, आप लोग इसके उत्तर बताइएगा कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, जब कभी भी 2 शब्द एक साथ आते हैं तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है, यानी जो पहला शब्द होता है ये अव्यय के रूप में कार्य करने लगता है। तो अव्यय क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोई कार्य धीरे हो रहा है, अब हम यहाँ पर अगर एक शब्द और धीरे लगा दे रहे हैं तब वह पहला शब्द जो धीरे है दूसरे शब्द पर बल देने लगता है कि धीरे धीरे हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो समास होगा ये होगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, संन्यास शब्द का कौन सा उपसर्ग है। संन्यास शब्द में कौन उपसर्ग है। सबसे पहले आप संन्यास शब्द का जो होता है इसका विग्रह कर लीजिए, तो आप देखेंगे ये होता है सम प्लस न्यास। तो यहाँ पे जो म होगा ये हलंत होगा, अर्थात विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। देख लीजिए आपको ऑप्शन में सम और सम दोनों दिया रहता है, अर्थात सम हलंत और सम नॉर्मल भी दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे सही पहचानना होगा। अगला प्रश्न, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पे भी उपसर्ग पूछा है, तो सबसे पहले आप इस शब्द को तोड़ लीजिए, क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर निर प्लस गुण होगा, निर में निर हलंत होना चाहिए, अर्थात विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हो जाता है निर प्लस गुण, निर प्लस गुण से मिलकर बनता है निर्गुण। अगला प्रश्न, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। जब आप खिलौना देखते हैं, जो खिलौना होता है वो खेल से संबंधित होता है। अगर आप इसका पूछे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो खिल प्लस औना से मिलकर बनता है खिलौना, लेकिन यहाँ पे मूल शब्द पूछा हुआ है तो मूल शब्द इसका हो जाता है खेल, क्योंकि खिलौना ये खेल से संबंधित होता है। तो मूल शब्द हो गया खेल। अगर आप इसमें पूछ लेता कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर औना प्रत्यय लगा हुआ है।
अगला प्रश्न, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग इसके उत्तर बताइए। प्रत्यय जो होता है दो तरीके का होता है, एक कृदंत प्रत्यय होता है, एक दधित प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय जो होता है ये हमेशा धातु के बाद या फिर कह सकते हैं धातु के पीछे लगता है, लेकिन ये जो दधित प्रत्यय होता है ये धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सब के पीछे लगता है। तो यहाँ पे जो पांडव शब्द है इसमें आप देखेंगे कि पांडु जो है ये संज्ञा है, तो यहाँ पर विकल्प बी यानी दधित प्रत्यय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आप लोग इसके उत्तर बताइएगा। तो आइए देखते हैं एक एक शब्द को। नेह एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है ये हो जाता है स्नेह। तपसी भी तद्भव है, इसका हो जाता है तपस्वी। इसके बाद बात करें दाख की, इसका हो जाता है दाक्षा। इसके बाद देखें निम्न शब्द। निम्न शब्द जो है एक तत्सम की तरह उपयोग में होता है, बाकी सबका हमने आपको तद्भव थे, इसका हमने तत्सम बता दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा तत्सम नहीं है, अर्थात तद्भव कौन सा है। तो अभी हम इसमें देखा हमने कि नेह शब्द एक तद्भव है, तो यहाँ पर नेह दिया हुआ है, अर्थात विकल्प डी नेह जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है स्नेह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? तो गमला, आल्पीन, इसके साथ साथ अगर बात करें अलमारी, अब आप आसानी से पहचान गए होंगे कि अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो गमला, आल्पीन और अलमारी ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोगों को इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपको दिन में कई क्लासेज आनी रहती हैं, और इसके साथ साथ बात करें हम सभी ऑप्शनों को देखते हुए चल रहे हैं, सभी ऑप्शनों के बारे में बता रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस है, चूँकि आपकी परीक्षा नज़दीक है इसलिए आप केवल फटाफट प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे डिटेल में जाने का कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और टाइम का यूटिलाइज करना है। अगला प्रश्न है, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा वाचक है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर पदार्थवाचक। तो ध्यान दीजिए, शैशव शब्द जो होता है एक भाववाचक संज्ञा होती है, ये अवस्था भी होती है शैशव अवस्था, लेकिन यहाँ पर ये भाववाचक होता है। शैशव हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, ये सभी भाव होते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञा का भेद नहीं होता, इसमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक होती है, जातिवाचक होती है, लेकिन निजवाचक ये कोई संज्ञा का भेद नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो आप लोग इसे जानते होंगे कि जैसे जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मध्यम पुरुष, सबसे पहले होता है उत्तम पुरुष, उसके बाद होता है मध्यम पुरुष, फिर होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है यानी वक्ता, जो बोलता है वो उत्तम पुरुष होता है, यानी मैं, हम, ये, मुझे, ये उत्तम पुरुष होता है। जो श्रोता होता है, जिससे आप बात कर रहे हैं, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं, तो आप हैं मध्यम पुरुष, यानी आप, तुम, ये सभी, तुम्हारे, ये सभी शब्द जो हैं ये मध्यम पुरुष हो जाते हैं। अन्य पुरुष में जैसे वह, वे, उन्हें, उनका, ये अन्य पुरुष हो जाते हैं। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप कौन सा होता है? सबसे पहले आप जान लीजिए, करण कारक में से विभक्ति का लोप होता है, करण से इसका होता है विभक्ति, तो से का लोप है, इसका मतलब जो से होता है ये किसी उपकरण या फिर किसी कार्य को करने के तरीके इन सबको बताता है। कोई पदार्थ किस वस्तु किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उसको बताता है। तो करण से है, तो आप देख लीजिए इसमें केवल एक विकल्प है जिसमें से सही से है, तो अर्थात इसका यही सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन करण कारक, तो ये हो जाता है किन्हीं। अगला प्रश्न,
योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। यहाँ पे पूछा है वाक्य में जो योग्य शब्द प्रयोग किया गया है यह क्या है। आप लोग इसके उत्तर बताइए। पिछले प्रैक्टिस सेटों में ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कई प्रश्नों को देख चुके हैं। आप लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, अर्थात जो व्यक्ति योग्यता रखता है, योग्यता, अयोग्यता, अच्छाई, बुराई, ये सभी जो होते हैं किसी व्यक्ति के गुण होते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई बुरा है, कोई योग्य है, कोई अयोग्य है, तो ये उसके गुण की बात होती है। उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, कद काठी, जितने भी चीज़ें हम किसी व्यक्ति के गुण की बात करते हैं तो वो हो जाता है गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर योग्य व्यक्ति उसका किसी व्यक्ति का गुण है। अगला प्रश्न, सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में कैसा विशेषण है, आप लोग इसका उत्तर बताइए। जैसे एक उदाहरण देंगे, अभी आप लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि सरीखा शब्द होता क्या है। जैसे मेरे सरीखा दोस्त तुम कहाँ पाओगे। मेरे सरीखा अर्थात मेरी तरह, मेरे जैसा दोस्त तुम कहाँ पाओगे। तो जैसा के लिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया जाता है कई बार सरीखा। मेरे सरीखा दोस्त तुम कहाँ पाओगे, तो क्या होता है, सरीखा एक गुण की बात होती है, यानी कि ये बता रहा है कि मेरे जैसा अच्छा दोस्त, यहाँ पे अच्छाई, उसकी अपनी अच्छाई कर रहा है वो, तो यहाँ पर हो जाता है गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। इसमें से कौन सा है जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्षण भर, ये तो समय की बात कर रहा है। निसंदेह, अन्यत्र, यहाँ पे जो अत्यंत शब्द है ये हो जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। इसमें से 3 शब्द हैं जो विशेषण हैं, लेकिन एक शब्द है जो विशेषण नहीं है। आप लोग बताना होगा। जैसे श्रव्य, दृश्य, ये सभी शब्द जो होते हैं ये विशेषण होते हैं। कोई चीज़ श्रव्य योग्य है, सुनने योग्य है, उसकी विशेषता है। सर्व की बात की जाए तो ये भी जो होता है विशेषण की तरह कार्य किया जाता है। सर्वधम हिताय, सर्वधम सुखाय। अगर भव्य की बात की जाए, किसी भी चीज़ की भव्यता की बात की जाए तो वहाँ पे भी विशेषण होता है, लेकिन गर्व जो होता है ये विशेषण नहीं होता है। अगला प्रश्न, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द भर है इसको पहचानना है कि यह क्या है। तो आप अगर इस वाक्य को अच्छे से देखें कि रात भर जागना, रात जागना को ये जो भर शब्द है रात को जागने से जोड़ रहा है। रात भर जागना जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे का संबंध दर्शा रहा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि भर शब्द यहाँ पर जो उपयोग किया गया है यह संबंध सूचक अव्यय के रूप में उपयोग में आया हुआ है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में किसी शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं और उस पर विशेष बल देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा अव्यय नहीं है, आप लोग इसके उत्तर बताइए। जैसे आज, मैं आऊँगा, अगर आप उसके पहले में लगा दूं मैं आज आऊँगा, तो आज शब्द उस पर बल देने के लिए प्रयोग किया गया है कि वो बता रहा है कि मैं आऊँगा लेकिन आज ही आऊँगा। इधर शब्द, इधर, उधर, ये सभी अव्यय की तरह कार्य करते हैं। कल भी, कल, परसों या फिर बीता हुआ कल, ये सब अव्यय होते हैं। लेकिन किसे शब्द जो है यह अव्यय नहीं होता है, बल्कि यह एक सर्वनाम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें से कौन सा परिमाण को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिए, जो परिमाण होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में हमेशा आपको कोई संज्ञा दी रहेगी, मतलब कि संख्या रहेगी। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 दिन, 4 सप्ताह, 5 महीने, ये परिमाण दिया रहेगा। लेकिन जैसे कितना, इतना, उतना, ये सभी शब्द जो होते हैं ये अनिश्चय को दर्शाते हैं, जो कि निश्चित नहीं होता है। किसी का परिमाण जब निश्चित नहीं होता है तो ये हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे इतना शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निपात का भेद है। निपात का भेद इसमें से कौन कौन सा है, बता दें। निपात क्या होता है, निपात भी एक तरीके का अव्यय ही होता है।
इसका उपयोग भी अव्यय की तरह ही किया जाता है। तो निपात होता है कि दो चीज़ों में या फिर किसी चीज़ में तुलना के लिए, किसी का आदर बोध बताने के लिए, प्रश्न के लिए, यानी तुलना बोधक, आदर बोधक और प्रश्न बोधक, ये सब निपात के भेद हैं। यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? तो घर के पर्यायवाची में अगर बात की जाए तो भवन होता है। अगर अन्य पर्यायवाची की बात की जाए जैसे निवास होता है, और भी बात करें जैसे सदन होता है। इसमें से पूछा इसमें से कौन सा घर का पर्यायवाची है, तो ये हो जाता है गेह। गेह का अर्थ होता है घर। अगला प्रश्न, दुर्गा का पर्याय है। इसमें से कौन सा शब्द दुर्गा यानी माँ दुर्गा का पर्याय है? आइए एक एक को देखते हैं। जैसे भारती है, तो भारती जो है ये सरस्वती का पर्याय है। अगर बात करें श्री की, तो श्री माता लक्ष्मी का पर्याय है। अगर बात करें धात्री का, तो धात्री जो है ये माता दुर्गा का पर्याय है। अगला प्रश्न, अपसरण का विलोम बताइए। इसमें से कौन सा शब्द अपसरण का विलोम होता है? जैसे होता है, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी। तो अप का हमेशा जो विलोम होता है वो अभि होता है। तो यानी कि अगर आप सरण को हटा ही दें तो अप का विलोम अभि होता है। तो विकल्प ए को बड़ी आसानी से आप पहचान लेंगे कि अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। अगला प्रश्न है, रथी का विलोम क्या है? आप लोग इसके उत्तर बताइए। रथी कौन होता है? जो रथ को चलाता है, यानी जो रथ का चालक होता है उसे रथी कहा जाता है। सारथी यानी इसका तो समानार्थी ही हो जाता है। अगर यहाँ पे बात करें विरथी, रथ का विलोम हो जाता है विरथी। जो विलोम शब्द होते हैं कई बार उसमें या तो अ शब्द अवर्ण का प्रयोग किया जाता है या फिर वी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्दों का वर्डों का उपयोग करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तो रथी का विलोम होता है विरथी। अगला प्रश्न, प्राकार और प्रकार शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो प्रकार के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। प्रकार होता है कि किसी का भेद, किसी का जो होता है किस्म, किसी का अंग, वे सभी उसके प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तरीका, चलन, अर्थ, यहाँ पर बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं कि प्रकार यहाँ पर किस्म है। तो प्राकार का अर्थ आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। प्राकार का अर्थ होता है कि चार दीवारी, अर्थात जिसे आप बाउंड्री कहते हैं। आपके घर की बाउंड्री हो, आपके गार्डन की बाउंड्री हो, आपकी कोई कंपनी है उसकी बाउंड्री हो। तो प्राकार का अर्थ होता है चार दीवारी और प्रकार का अर्थ होता है किस्म। अगला प्रश्न, अन्य और अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो अन्य का मतलब होता है कि दूसरा। यहाँ पे दूसरा देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। तो विकल्प ए और डी आसानी से आप लोग काट लेंगे। और उसके बाद आता है अन्न। अन्न का मतलब होता है कि अनाज। तो यहाँ पे भोजन ना होकर ये अनाज होगा। तो विकल्प सी अन्न और अन्य का जो शब्द युग्म है ये हो जाता है अनाज और दूसरा। अगला प्रश्न, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? अगर बात करें हाड़ौती बोली की, तो हाड़ौती क्षेत्र पड़ता है आपके राजस्थान में। राजस्थान में को बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। जैसे मारवाड़ी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है। इसके साथ साथ हाड़ौती बोली जाती है, ढूंढारी बोली जाती है। तो ये ढेर सारी बोलियां हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जो होता है ये शुद्ध है? इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है आपको इसका बताना है। आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पारणति ये तो अशुद्ध है, आप अच्छे से पहचान सकते हैं। परिणति ये भी अशुद्ध है। पारिणति ये गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये विकल्प सी हो जाएगा, परिणति। दोस्तों कभी भी जब आप प्रश्न को करें, एक ही ऑप्शन को देखकर अगर आपको लगता है ये सही है, तुरंत आप टिक करके मत भागिए। कई बार आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको घर आकर पता चलता है कि मुझे चारों ऑप्शन देख लेने चाहिए थे, क्योंकि हो सकता है कोई और भी ऑप्शन हो जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, जो ज़्यादा सही लगे। इसलिए हमेशा चारों ऑप्शन को पढ़े बिना जल्दबाजी में जो होता है उत्तर देने का प्रयास न किया करिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की जो होता है श्रुत लिपि उसने उसी समय ली।
यहाँ पे पूछा है जो रेखांकित शब्द है ये श्रुत लिपि, इसका शुद्ध रूप क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो श्रुत होता है ये श्रुत होता है, न कि श्रुति। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा श्रुत। श्रुत के साथ मिलकर यहाँ पे लिपि शब्द जुड़ी हुई है। लिपि होता है किसी भी वर्ण को लिखने का तरीका, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, हम ये जो पढ़ रहे हैं ये देवनागरी लिपि है। तो श्रुत लिपि में ये श्रुत होगा, ना कि श्रुति होगा। तो इसका जो विकल्प होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प सी गलत है। तो यहाँ पर है श्रुत लिपि। लिप तो आप जानते हैं कि छोटी की मात्रा दोनों पे रहती है। तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प डी, श्रुत लिपि। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आज का सेशन आप लोग ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा कि हमने चारों ऑप्शनों को यहाँ पे अच्छे से देखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोग लगातार बने रहिए। उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासेस आपको मिल रही हैं, करंट अफेयर मिल रहा है, तो सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। दोस्तों मौका बार बार नहीं मिलता है, आप लोगों को ये मौका मिला है। 2018 में सोचिए आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद अब मौका मिला है, इसके बाद फिर वीडियो का एग्ज़ाम है। तो आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस सेट के साथ। इसके साथ साथ आप लोग करंट अफेयर का भी क्लास देखते रहिए। सामान्य ज्ञान का महामैराथन कल हुआ था, उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम है, जितना मेहनत आप करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।